बच्चों, कल हम लोगों ने एक दल के प्रभुत्व का दौर का अध्ययन किया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत किस तरह से काफ़ी समय तक एक दल के प्रभुत्व का दौर चलता रहा और जो चुनौती सबसे अहम थी इसमें वो थी राष्ट्र निर्माण की। तो एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था 1950 में। उसके बाद से फिर उस चुनाव आयोग को यह कार्य सौंपा गया कि किस तरह से भारत में चुनाव कराया जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई और इसके पहले जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। चुनाव आयोग ने जब देखा कि भारत के आकार को, तो उनको ये ऐसा लगा कि भारत का आकार जो है वो बहुत बड़ा है और ऐसे स्थिति में किस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, यह काम जो है कोई आसान नहीं था। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का पहले सीमांकन करना पड़ता है, फिर मतदाता सूची तैयार करनी पड़ती है, फिर लोगों को वोट देने का अधिकार देना पड़ता है। उसमें भी ये देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति वयस्क है। पहले जो है शुरू में भारत में जो मताधिकार के लिए आयु निर्धारित की गई थी वो 21 वर्ष थी। फिर बाद में संशोधन करके इसे 18 वर्ष किया गया। तो वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक है। इन दोनों कामों में काफ़ी समय लग गया था। तो ऐसी स्थिति में जो है जब पहली मतदाता सूची तैयार करके प्रकाशित की गई तो ये पाया गया कि उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। जब 40 लाख महिलाएं छूट गई थीं तो उन महिलाओं का कोई घर बार नहीं था। ये सब लोग जो है बंटवारे के समय एक दूसरे से बिछड़ गए थे। इन महिलाओं को किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहन, इनके नाम पर जो है दर्ज किया गया और उनको मत देने का अधिकार दिया गया। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए, अर्थात जो 40 लाख महिलाएं छूट गई हैं उनको फिर से देखा जाए और फिर से नामांकन सूची तैयार की जाए। ऐसी प्रविष्टियों को हटा दिया जाए जो गलत तरीके से की गई हों। और यह काम जो है अपने आप में बहुत ही कठिन था। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा काम दुनिया में अब तक कहीं नहीं हुआ था और उस वक्त देश में जो है 17 करोड़ मतदाता थे, अर्थात वोट देने वाले लोग। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद का चुनाव करना था। इन मतदाताओं में महज 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी सब जो थे वो अनपढ़ थे। तो अब केवल 15%, 17 करोड़ में से 15% ही लोग पढ़े लिखे थे, साक्षर थे। तो यह चुनाव का काम भी अपने आप में बहुत कठिन होता जा रहा था। तो इस कारण चुनाव आयोग ने विशेष मत पद्धति का प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया कि पहले चुनाव आयोग ने 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, अर्थात जो 15% लोग साक्षर थे उनमें से 3 लाख लोगों को उन्होंने क्या किया कि ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम भीड़ के लिहाज से यह पहला चुनाव था हमारे देश में और बहुत ही अनोखा चुनाव था ये, है ना। चुनाव भी बहुत ही अनोखा था। मतदाताओं की एक बड़ी तादाद जो थी वो गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की घड़ी बन गई कि किस तरह से अनपढ़ लोग, गरीब लोग जो है मत का प्रयोग करेंगे और किसके लिए करेंगे, उन्हें किस तरह से समझ में आएगा कि हमें किसे वोट देना चाहिए। उस समय यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं मिला हुआ था। क्यों नहीं मिला हुआ था? क्योंकि अधिकांशतः देश जो है महिलाओं को वोट नहीं देना चाहते थे। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार को अपनाया गया और ये कहा गया कि इसमें जो है स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर ही वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। उस समय जो है ये देखा गया कि जितने भी नेता थे सब लोग जो है इसके पक्ष में थे कि महिलाओं को भी एक समान अधिकार दिया जाना चाहिए, एक बराबर वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो मतदाताओं ने यह तय किया कि चाहे वो पढ़े लिखे हो या चाहे गरीब हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। तो वोट देने के अधिकार को जब उन्हें दिया गया तो उन्हें धीरे धीरे करके अमल में भी लाया गया और ये देखा गया कि यह काम जो था वो बहुत ही जोखिम भरा था।
जो पहला प्रयोग हुआ था वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा था। हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। मतलब पत्र पत्रिकाओं में लोग तरह तरह के आलोचनाएं करते और उसके बारे में छापते थे। तो लोगों ने ये कहा कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जुआ लोग खेलने जा रहे हैं कि अशिक्षित, अनपढ़, गरीब, इन सबको वोट दे करके अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, वो किस तरह से अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कहा कि अपने जीवित रहते ये देखेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। उनका कहना यह था कि सबको मत देने का अधिकार जो पंडित नेहरू ने दे दिया है, और जब चुनाव होगा तो उसे ये देख के पछताएंगे कि सबको वोट नहीं देना चाहिए था जब वो असफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडियन सिविल सर्विस ने भी एक अंग्रेजी नुमाइंदगे ने ये कहा कि आने वाले वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकर दौर बड़े विस्मय से लाखों लोग अनपढ़ जो होंगे वो मत देंगे। तो वो ये देखने में ऐसा लगेगा कि कोई बेहूदी नौटंकी चल रही है। अर्थात गरीब और अनपढ़ लोग जब वोट देने जाएंगे तो उनको देख करके ऐसा लगेगा कि कोई बहुत ही भद्दा या ये कह लीजिए घटिया नौटंकी चल रही हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा। आखिरकार 1951 के अक्टूबर में चुनाव शुरू हुआ और 1952 के फरवरी तक चला। पूरे 6 महीने तक पूरे भारत में चुनाव चले और इस चुनाव को जो नाम दिया गया वो 1952 का ही नाम दिया गया। शुरू तो 51 में हुआ था लेकिन ख़त्म 52 में हुआ। मतगणना भी 52 में ही हुई और परिणाम भी 52 में ही घोषित किए गए। तो इसलिए 1952 का ही ये माना जाता है। अर्थात देश में पहला चुनाव जो हुआ वो 1952 में हुआ, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही कराए गए। चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना, इन सब को कराने में जो है पूरे 6 महीने का समय लग गया। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। हर सीट के लिए 4-4 उम्मीदवार भी मैदान में खड़े हुए। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भी की। आधे मतदाताओं ने जो है मतदान के दिन ही अपना वोट भी डाला। तो मतलब हर तरह से लोगों के मन में एक उत्साह था कि आखिर चुनाव होता कैसे है, वोट दिया कैसे जाता है, किस तरह से चुनाव परिणाम आते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए भी लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता थी। और चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इस परिणाम को निष्पक्ष बताया। वर्तमान समय में क्या होता है, जो हार जाते हैं वो ये सोचते हैं कि ज़रूर चीटिंग हुई है या गड़बड़ी हुई है या ईवीएम में कोई छेड़खानी की गई है। लेकिन उस समय जो चुनाव परिणाम आए थे उस समय जीतने वाले लोग भी खुश थे और हारने वाले लोग भी उतने ही खुश थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि पहली बार चुनाव हुआ है देश में और उसके चुनाव परिणाम जो आए हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आए हैं। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह माना कि चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। मतलब जितने भी आलोचक थे, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, सब लोगों का मुंह बंद हो गया और इन लोगों ने ये सोचा कि वोट देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। यहाँ तक कि देश के बाहर के पर्यवेक्षकों ने भी ये माना और इस बात को देख के हैरान हो गए कि भारत में इतने लोकतंत्र को कायम किया गया और लोगों ने इतने अच्छी तरह से लोकतंत्र को अंजाम दिया, वोट दिए, प्रयोग हुआ और यह प्रयोग जो पहली बार हुआ था यह पूरी तरह से सफल रहा। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब भारत ने पहली बार लोकतंत्र स्थापित करके और यहाँ पर जो है चुनाव कराया, वो पूरी दुनिया में एक इतिहास के रूप में देखा गया। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पे अमल किया जा
सकता है। मतलब लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि देश समृद्ध हो, पढ़ा लिखा हो या फिर सारे नागरिक ही साक्षर हों, तो ये ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति में इतनी समझ होती है कि वो अपना नेता किसे चुने और अपने मत का प्रयोग किसके लिए करे। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले भी हमने आपको कई बार बताया है कि उस समय जो है भारत में जो राजनीतिक पार्टियां थीं, उनमें सबसे आगे जो राजनीतिक पार्टी थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि इसकी स्थापना 1885 में ही हो चुकी थी और यही एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय सक्रिय थी। पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो और आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी, क्योंकि यही पार्टी उस समय सबसे ज़्यादा सक्षम थी। भारतीय राष्ट्रीय का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी ही था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत भी हासिल थी। तब के दिनों में यह एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में किया गया था। इस पार्टी में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे, अर्थात ये कह लीजिए जितने भी दिग्गज नेता थे उस समय वो सब इसी पार्टी में शामिल थे। भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए पूरे देश का दौरा किया। इस चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम मतों से जीत हुई और लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि हर व्यक्ति ने जो वोट दिया वो केवल कांग्रेस पार्टी को ही दिया, इसके अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट ही नहीं मिले और मिले भी तो ना के बराबर। इस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीत ली अकेले ही और इस तरह से किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में सबसे आगे निकल गए। मतलब 489 सीटों में से 365 सीटें जो हैं केवल कांग्रेस पार्टी को ही अकेले मिली, इसलिए उसका प्रतिद्वंदी भी कोई नहीं रहा। जहां तक सीटों पर जीत करने का सवाल है, आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उस समय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी भी थी जो दूसरे नंबर पे थी और उसे केवल जो है 16 सीटें मिली थी उस समय, क्योंकि हर व्यक्ति ने केवल कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया, उसी को ही अपना सब कुछ माना। क्योंकि चुनाव का जब दौर चल रहा था तो उस समय पंडित नेहरू ही सबको दिखाई दे रहे थे और उन्होंने जो पूरे देश का दौरा किया, इससे उनके पक्ष में जो है सारे वोट आए। दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टी उनके विपक्ष में खड़ी थी उसे केवल 16 वोटें मिली और लोकसभा के इस चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ। मतलब राज्य जो बनाए गए थे 14, उन 14 राज्यों के में विधानसभा बनाई गई और विधानसभा के लिए भी मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, तो कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में भी बड़ी जीत हासिल हुई। मतलब राज्यों में कांग्रेस पार्टियां थीं, उन राज्यों में भी उनको काफ़ी वोट मिले। त्रावणकोर, कोचीन आज जो केरल का हिस्सा है, मद्रास, उड़ीसा, इन राज्यों को छोड़ करके कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर अपनी जीत हासिल की। मतलब भारत के कुछ राज्य ऐसे थे जहां पे कांग्रेस को वोट नहीं मिला, अन्यथा सभी राज्यों में उसे वोट मिले। आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी फिर बाद में। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हो गया। मतलब लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी और राज्यों की विधानसभाओं में भी कांग्रेस पार्टी। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद पहले प्रधानमंत्री बने और उसके पहले भी अंतरिम सरकार जब थी तब भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था और चुनाव के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने। यहाँ एक चुनावी प्रक्रिया
चलती रही और ये देखा गया कि 1952 से 62 के बीच में कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी रही। मतलब 10 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी ही हावी रही। और दूसरे चुनाव में जो है 57 में दूसरा और 62 में तीसरा चुनाव जो हुआ उसमें भी कांग्रेस पार्टी को ही वोट मिले और कांग्रेस पार्टी ही भारत में बनी रही। विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं यह देखा गया कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और बाद में, जैसे उदाहरण के लिए केरल था, 57 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और गठबंधन की सरकार भी बनाई गई वहाँ पर। और ऐसे कई एक आध राज्य और थे जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन बाद में फिर वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। बच्चों, आज के लिए इतना ही है और आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। कॉपी में क्वेश्चन आंसर करके कॉपी को सबमिट कीजिए और दिखाइए। जब तक काम नहीं करेंगे आप लोग पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। और इस पे इंटरनल जो है चेकिंग भी होगी, इसलिए आप कॉपियाँ जरूर बनाएं। थैंक यू।